नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपको अच्छी तरह पूरा चैप्टर समझना है तो उस वीडियो को आप पहले देख लें। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपकी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको अच्छी तरह अच्छी नॉलेज के लिए ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी इसकी बनाई जाए। तो आपको शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अच्छी ना लगे तो ज़रूर डिसलाइक करें, और इसके साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी और भी ढेरों अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, जब सबसे पहले हमने पिछली बार पढ़ लिया था यहाँ तक, और आज हमें पढ़ना है प्रिज्म, किस प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन होता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की, तो सबसे पहले आपको प्रिज्म की स्ट्रक्चर समझनी होगी। यहाँ देखिए, ये एक त्रिभुजाकार 3D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 3D का मतलब है कि इसके तीन जो है किनारे होंगे। पहला किनारा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और ये ऐसे ही पीछे तक होगा। सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है ये प्रिज्म कोण कहलाता है कि इसका उभार कितना है। प्रिज्म कोण जितना अधिक होगा, अपवर्तन प्रकाश का उतना अधिक होगा। ओके, तो प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। पार्श्व फलक का मतलब होता है किनारे के फलकों के बीच। तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। तो आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से आप प्रिज्म में एंगल्स को समझ सकते हैं, यानी कोण को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, प्रिज्म की स्ट्रक्चर में हमने ये तो देख लिया कि ये जो ए लिखा है यहाँ पर ये कोण बनेगा, इसे हम बोलेंगे प्रिज्म कोण। अब यहाँ देखिए, ये जो किरण PQ से जा रही है, इसको हम बोलेंगे ये प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म से पास हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जाना कहाँ चाहिए, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये जा कहाँ रही है, यहाँ इसको जाना चाहिए G से होते हुए H पर, लेकिन ये G से होते हुए H पर ना जाकर, बल्कि यहाँ ये पॉइंट जो M है ये उस तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए, जहाँ पे ये मैं एरो पॉइंटर ले जा रहा हूँ, ये जो है E से F पर आ जाती है, लेकिन इसे जाना कहाँ चाहिए था, H पर। तो अब ये देखना आपको जरूरी है कि कितना मुड़ी, यानी जानी सीधी चाहिए थी लेकिन ये मुड़ इधर गई। ठीक है, तो कितनी मुड़ी वो पता चलेगा जब बाहर निकल जाएगी तब। ये देखिए, यहाँ पे ये बाहर आ गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण, वो इसमें अपवर्तित हो गई। ठीक है, अपवर्तित होने के बाद यानी कि इसमें अपवर्तन हो गया इसका, और वो अब दोबारा से बाहर निकल गया, दोबारा अपवर्तन हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो M और M डैश है ये लंबवत होता है। इस पे लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कोण नाप पाए कि कितनी विचलन हुआ है इसका। विचलन का मतलब होता है दोस्तों कि कितनी मुड़ी है प्रकाश की किरण, उसे हम विचलन कहते हैं। यहाँ भी देखिए, N और N डैश ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें ये जो एंगल है, एंगल I कहते हैं, यानी कोण I आपतन कोण, और ये जो I डैश है ये परावर्तन कोण है। और ये देखिए, ये जो कोण है G पर, ये हमें बताता है कि कितनी विचलित हुई ये रेखा, यानी जो प्रकाश गुजरा प्रिज्म से वो कितना विचलित हुआ। तो ये जो कोण है, जो एंगल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ओके, तो आइए अब और इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि ये थी आपतित, ये है आपतित किरण, और ये कोण है आपतन कोण। आपतित किरण का यहाँ पे अपवर्तन हुआ और ये बाहर की तरफ गई। तो इस प्रकार से ये जो कोण बना, इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। क्यों, क्योंकि जाने सीधी चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के कारण वो विचलित हो गई और चली गई कहाँ, RS की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिज्म से अपवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसमें कुछ परिघटनाएं समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले, कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब कि प्रकाश के अंदर जो अव्यय है, अव्यय का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर जो अन्य प्रकाश की किरणें हैं उनका अलग होना। ठीक है, वो कहलाता है क्या, विक्षेपण। तो जब हम बात करते हैं कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण की, तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कौन कौन से, यहाँ देखिए,
बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और इसी प्रकाश के इन्हीं 7 वर्णों को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जी हाँ, याद रखें इस चीज को कि प्रकाश के अवयवी वर्णों के इसी बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों, अवयवी का मतलब होता है कि सफेद प्रकाश यानी जो श्वेत प्रकाश है उसमें कितने प्रकार के प्रकाश की किरणें हैं, यानी कौन कौन से रंग वाली हैं, तो उनको, उस बैंड को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। यानी एक ही श्वेत प्रकाश से, श्वेत ये जो प्रकाश है, व्हाइट सूर्य का प्रकाश, उससे इन सभी कलरों का यानी रंगों का अलग अलग होना ही कहलाता है क्या, विक्षेपण। और विक्षेपण के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इंद्रधनुष में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिज्म की स्ट्रक्चर जो है आप एनसीईआरटी की बुक में देख लें कि किस प्रकार से प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बना है। यहाँ पे न्यूटन का नियम बताया गया है कि न्यूटन ने क्या किया कि एक प्रिज्म से जब उन्होंने देखा कि हमने एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश अपवर्तित किया, तो वो 7 यानी उसके अंदर जो जो कलर थे सब अलग अलग हो गए और सबकी अलग लाइनिंग बन गई। ठीक है, नीचे सबसे नीचे जो देखो वी लिखा है और सबसे ऊपर रेड लिखा है, तो इसको याद करने का तरीका होता है, विबग्योर कहते हैं इसे, विबग्योर, VIB, ओके, विब और GYOR, विबग्योर। ठीक है, और विबग्योर का मतलब होता है V से होगा वायलेट, I से इंडिगो, R VI और B मीन्स ब्लू, और उसके बाद से विबग्योर यानी G मीन्स ग्रीन, O मीन्स ऑरेंज और R मीन्स रेड। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम के कोड होते हैं। और अगर आप दूसरा प्रिज्म उसके उल्टा लगा दो ठीक उसी एंगल पे, वैसा ही प्रिज्म, तो वापस ये सारी प्रकाश किरणें मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको स्पेक्ट्रम, विक्षेपण और प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जी, आपको समझने की जरूरत है कि जो बूंदें होती हैं पानी की छोटी छोटी, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और जब उसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अपवर्तित हो जाती है और अंदर के उसके सरफेस से यानी उसकी सतह से टकरा कर यानी परावर्तित हो जाती है और वापस वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी दिशा उसके अंदर बदलती है और अपवर्तन भी होता है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। इसीलिए तो ऐसे हजारों लाखों और करोड़ों प्रिज्म बन जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। और एक बात आप याद रखें कि इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के तुरंत बाद बनता है और हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में बनेगा। अगर सूर्य है पूर्व में तो स्पेक्ट्रम पश्चिम में बनेगा, अगर सूर्य है पश्चिम में डूबता हुआ तो स्पेक्ट्रम पूर्व में बनेगा। इस बात को याद रखें आप। तो आशा करता हूँ कि आपको इंद्रधनुष के बारे में टोटल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखिए कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसने अंदर यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया और देखिए अपने अवयवी किरणों में टूट गया। यहाँ पे देखिए कोड को भी दिखाया गया है, बैगनी, लाल यानी वायलेट और रेड। ठीक है, विबग्योर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विबग्योर। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वापस इसमें से बाहर आके यानी कि सघन से विरल माध्यम में आता है और हमारी आंखों पर, नेत्रों पर पड़ता है। तो विबग्योर यानी आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। वी मीन्स मैं आपको बता ही चुका हूँ विबग्योर का कोड वर्ड। वी मीन्स क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये विबग्योर कोड है व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का। अब बात करते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है यानी उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत अधिक होती है और ब्लू की या फिर यूं कहें बैंगनी तथा पिंक की बहुत कम होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है स्पेक्ट्रम, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक है, आपको बता चुका हूँ। आइए इस पे आप डिस्कस कर लेते हैं कि श्वेत प्रकाश पुंज जब ऐसे जाता है तो अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कलर हैं यहाँ पे, ठीक है।
और एक कलर ना मर्ज है तो वो आपको दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर समझ लें आप कि नीचे वाला वॉयलेट और ऊपर वाला रेड होता है। तो ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। मैं इसी की बात कर रहा था कि जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, यानी ये जो वर्णों की श्रृंखला है, इसी को हम कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं, और ये जो स्पेक्ट्रम फाउंड हुआ ये किसने प्राप्त किया था? सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और बाकी सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसको याद रखें आप। इसके बाद बात करते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब ये कि अग्रिम सूर्योदय का क्या मतलब है? अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय जल्दी होना तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी कि 2 मिनट लेट से होता है सूर्य अस्त। इसको आप ऐसे समझ लें कि सूर्य उगने से पहले ही हमें सूर्य दिखने लग जाता है। ठीक है, इसमें वो फोटो पिक्चर नहीं है, आप जो है उसमें देख सकते हैं। किसमें? एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अग्रिम सूर्योदय यानी कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे, और यदि आपकी कोई समस्या है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन गिवन है, वहाँ पर जो है अपनी बात को रखते वो मुझ तक पहुँच जाएगी। जो भी होगा हम जो है उसकी रिगार्डिंग सॉल्यूशन या फिर हल निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।